क्या आपको उस नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम को देखकर दहशत महसूस होती है? शायद उत्तर प्रदेश के बाहर बसने वाले लोगों के लिए यह महज पानी या अनाज जमा करने का एक साधारण सा बर्तन हो, लेकिन यूपी वालों के जहन में अब इस नीले ड्रम ने एक डरावनी जगह बना ली है। पहले मेरठ में एक पत्नी ने अपने ही पति के साथ कुछ ऐसा बर्ताव किया जिसके बाद उस ड्रम के अंदर एक गहरा रहस्य दफन हो गया था। और अब राजधानी लखनऊ से एक ऐसी दिल कंपा देने वाली दास्तान सामने आई है जिसने रिश्तों की सारी हदों को तार तार करके रख दिया है। एक सगे बेटे ने अपने ही वालिद को हमेशा के लिए खुद से जुदा कर दिया और फिर उसी नीले ड्रम का इस्तेमाल किया। यह दास्तान महज एक अपराध की नहीं है, ये कहानी है उस खौफनाक खामोशी की जो अक्सर हमारे अपने घरों की चार दीवारी के पीछे छाई रहती है। एक ऐसी खामोशी जो कब एक दर्दनाक चीख में तब्दील हो जाए कोई नहीं जानता। आज जो वाकया मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपकी रातों का चैन छीन लेगा और आपको यह सोचने पर विवश कर देगा कि क्या सचमुच इंसानियत इस कदर गिर सकती है। फरवरी 2026, लखनऊ का वीआईपी इलाका आशियाना। यहाँ के एल सेक्टर में एक बेहद शानदार 4 मंजिला कोठी मौजूद थी। इस कोठी के मालिक का नाम था मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि इलाके के एक बहुत ही प्रभावशाली और रईस व्यापारी थे। उनकी 4 पैथोलॉजी लैब्स चलती थीं और शराब के 3 ठेके थे। पैसा पानी की तरह आता था। इस बंगले के सबसे ऊपरी यानी तीसरे माले पर मानवेंद्र अपने 21 वर्षीय बेटे अक्षत प्रताप सिंह और अपनी एक बेटी के साथ निवास करते थे। दूसरे माले पर किराएदार रहा करते थे। पहले माले पर मानवेंद्र के सगे भाई, जो कि पुलिस महकमे में थे, अपने परिवार समेत रहते थे और निचला हिस्सा ग्राउंड फ्लोर अमूमन खाली पड़ा रहता था। बाहर से नजर डालने पर यह एक पूरा और खुशहाल परिवार प्रतीत होता था, मगर इस भव्य बंगले के भीतर एक ऐसी आग सुलग रही थी जिसकी आंच बहुत जल्द सब कुछ खाक कर देने वाली थी। इस दास्तान की जड़ें आज से करीब 9 साल पहले जुड़ी हुई हैं। 9 वर्ष पूर्व मानवेंद्र सिंह और उनकी धर्मपत्नी के दरमियान किसी मसले को लेकर बहुत भयंकर विवाद हुआ था। नौबत इतनी बिगड़ गई थी कि उनकी पत्नी अचानक इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गईं। यह वो समय था जब पूरा कुनबा एक गहरे सदमे में डूब गया था। आस पड़ोस और रिश्तेदारों ने मानवेंद्र को काफी समझाया कि बच्चों की भलाई के लिए वो दूसरा विवाह कर लें ताकि घर को एक मां मिल सके, परंतु मानवेंद्र ने सीधे तौर पर मना कर दिया। उन्हें प्रतीत होता था कि कोई भी दूसरी महिला उनके बच्चों को वो अपनापन नहीं दे सकेगी जो एक सगी मां देती है। उन्होंने अपनी बची हुई जिंदगी अपने बच्चों और अपने व्यापार के नाम वक्फ कर दी, मगर शायद वो इस बात से अनजान थे कि जिन बच्चों की खातिर वो अपनी पूरी उम्र न्यौछावर कर रहे हैं, उन्हीं में से एक उनके लिए एक बेहद खौफनाक मौत का फरमान लिखने वाला था। जैसे जैसे समय गुजरा, मानवेंद्र का बेटा अक्षत जवान होने लगा। अक्षत अब 21 बरस का हो चला था, लेकिन बाप बेटे के बीच फासले लगातार बढ़ते जा रहे थे। मानवेंद्र की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक काबिल डॉक्टर बने। वो उस पर नीटी की परीक्षा क्लियर करने का लगातार प्रेशर बनाते थे, लेकिन अक्षत का पढ़ाई लिखाई में रत्ती भर भी मन नहीं लगता था। वो 2 दफा नीट के इम्तिहान में फेल हो चुका था। अक्षत के जहन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो चाहता था कि वह अपने पिता के कारोबार में हाथ बंटाए। उसका ख्वाब था कि वह अंबार नाम का एक आलीशान रेस्टोरेंट शुरू करे। आज से लगभग 4 वर्ष पहले भी अक्षत ने विद्रोह किया था। वो घर छोड़कर कानपुर भाग गया था और अपने पीछे छोड़ गया था एक 6 पन्नों का खत, जिसमें उसने अपना पूरा बिजनेस आइडिया लिखा था कि कैसे वह एक पैथोलॉजी लैब को बंद करवाकर वहां अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। उस समय मानवेंद्र ने अपने संपर्कों का जोर लगाकर अक्षत के एक दोस्त पर दबाव डलवाया और अक्षत को कानपुर से वापस घर ले आए। रिश्तेदारों ने उस वक्त भी समझाया था कि बेटे पर इतना जोर मत डालो, लेकिन एक पिता अपनी जिद पर कायम था और बेटा अपनी। मगर इस कहानी में सिर्फ करियर का झगड़ा नहीं था, हकीकत इससे कहीं अधिक डरावनी थी। अक्षत को अपने पिता के रहन सहन से भी सख्त चिढ़ होने लगी थी। आस पड़ोस में ऐसी कानाफूसी आम थी कि पत्नी के गुजरने के बाद मानवेंद्र के कुछ नए रिश्ते जुड़ने की अफवाहें सामने आ रही थीं और अब शायद वो दूसरी शादी करके अपनी नई गृहस्थी बसाने का विचार कर रहे थे।
थे। अक्षत को यह खौफ सताने लगा था कि अगर पिता ने दूसरा ब्याह कर लिया तो करोड़ों की यह संपत्ति, ये लैब्स, ये शराब के ठेके, सब कुछ उसके हाथों से छिन जाएंगे। अक्षत की बुरी आदतों और उसके फिजूल खर्ची वाले स्वभाव से मानवेंद्र भी परेशान हो चुके थे। कुछ ही वक्त पहले घर से कुछ बेशकीमती जेवर चोरी हुए थे। मानवेंद्र ने अपनी नौकरानी पर संदेह किया, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वह जेवर किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं अक्षत ने ही पार किए थे। इन छोटी छोटी बातों ने बाप बेटे के दरमियान एक ऐसी नफरत की दीवार खड़ी कर दी थी जिसे ढाना अब नामुमकिन सा था। फरवरी का महीना चल रहा था। शराब की दुकानों के लाइसेंस के रिन्यूअल का समय आ गया था। इस काम के वास्ते घर में करीब RS 50 लाख नकद रखे हुए थे, लेकिन अचानक उस रकम में से कुछ पैसे कम हो गए। 19 फरवरी 2026 की मध्य रात्रि, वक्त करीब 1:30 बज रहा था। मानवेंद्र किसी शादी की दावत से वापस अपने घर लौटे। वह नशे में अपनी सुध बुद्ध खो बैठे थे। घर में कदम रखते ही पैसों को लेकर बाप बेटे के दरमियान एक खौफनाक तकरार शुरू हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि मानवेंद्र का पारा 7वें आसमान पर था और उन्होंने अक्षत को इतनी बुरी तरह लताड़ा कि मामला हद से काफी पार चला गया। बात महज यहीं तक नहीं थमी। मानवेंद्र का क्रोध बेकाबू हो गया और उन्होंने कुछ ऐसी चुभने वाली बातें कह दी जिसने अक्षत को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। उस रात शायद एक बहुत बड़ा बवंडर उसी समय आ जाता, लेकिन तभी अक्षत की छोटी बहन चीख पुकार सुनकर बीच बचाव करने पहुंच गई। उसने किसी प्रकार अपने पिता को शांत करवाया और मामले को रफा दफा किया। मानवेंद्र वहां से अपने बेडरूम में चले गए और सो गए। परिवार के दीगर सदस्य भी अपने अपने बिस्तरों पर लौट गए, मगर उस रात पूरे घर में सिर्फ एक इंसान था जिसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो था अक्षत। अक्षत अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा जरूर था, लेकिन उसका दिमाग किसी शैतान की भांति काम कर रहा था। उसके कानों में बार बार पिता की वो चुभती बातें गूंज रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि आज तो पिता ने केवल धमकाया है, कल को वह वाकई कुछ बहुत बुरा कर गुजरेंगे। संपत्ति छीनने का डर, पिता की दूसरी शादी का खौफ, करियर का प्रेशर और ऊपर से यह घोर अपमान, इन सभी चीजों ने मिलकर अक्षत के दिमाग की नसें फाड़ कर रख दी थीं। उसने फैसला कर लिया कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। 20 फरवरी की भोर, घड़ी में 4:30 बज रहे थे। बाहर एकदम सन्नाटा पसरा था। लोग गहरी निद्रा में लीन थे। अक्षत अपने बिस्तर से उठा। उसके कदमों में कोई आहट नहीं थी, मगर उसके इरादे चट्टान की भांति सख्त और खौफनाक थे। वह दबे पांव अपने पिता मानवेंद्र के कमरे में घुसा। मानवेंद्र बेसुध होकर गहरी नींद में सोए हुए थे। कमरे में एक अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। अक्षत ने बिना एक क्षण की देरी किए एक रोंगटे खड़े कर देने वाला फैसला ले लिया। उस बेटे के हाथ एक पल के लिए भी नहीं कांपे। उसने अपने पिता की ओर देखा और बिना कुछ सोचे समझे उस खौफनाक रात को और भी ज्यादा काला कर दिया। अचानक उस शांत कमरे में एक ऐसा मनहूस लम्हा आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए तबाह कर दिया और मानवेंद्र सिंह हमेशा हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सो गए। एक बेटे ने उस पिता को हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया था, जिसने उसे बचपन से लेकर आज तक बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि इस विभत्स घटना के बाद अक्षत वहीं का वहीं खड़ा रहा। उसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा, लेकिन उसकी आंखों में पश्चाताप की एक बूंद तक नहीं थी। वह अजीब सी हलचल सुनकर दूसरे कमरे में सो रही अक्षत की कॉलेज जाने वाली बहन बदहवास होकर दौड़ती हुई आई। जब उसने कमरे का गेट खोला तो सामने जो मंजर था उसने उस लड़की की रूह कंपा दी। कमरे में वह डरावना दृश्य पसरा पड़ा था और सामने उसका अपना सगा भाई एक बहुत ही भयानक रूप में उसके सामने खड़ा था। बहन के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि अक्षत ने उसकी ओर मुड़कर बेहद सर्द और सख्त आवाज में कहा, चुप रहना, जो भी हुआ है उसके बारे में एक लफ्ज मत निकालना। आई विल हैंडल एवरीथिंग, तुम इस सब से दूर रहना। वो लड़की जो पहले ही बिना माँ के बड़ी हुई थी, आज उसने अपनी नजरों के सामने अपने पिता को भी खो दिया था। वह इस कदर सदमे में घिर गई कि उसके मुंह से एक हर्फ तक नहीं निकला। वह खामोशी से पलटी और अपने कमरे में जाकर भीतर से कुंडी चढ़ा ली। लेकिन दास्तान यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों।
इस हैवानियत का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अब शुरू होने वाला था। वो वारदात तो घट चुकी थी, लेकिन अक्षत के सामने सबसे बड़ी अड़चन थी उस पूरे सच को ठिकाने लगाना। उस भयानक रात का बोझ काफी भारी था। इतनी बड़ी हकीकत को घर से बाहर ले जाना किसी के लिए भी अकेले संभव नहीं था। अक्षत को मालूम था कि अगर यह लाश यहीं रही तो बात बाहर निकलेगी और वह दबोचा जाएगा। उसने रात के अंधेरे का पूरा फायदा उठाया। जब घर के बाकी सदस्य और नीचे के किराएदार गहरी नींद में थे, तब उसने अपने पिता के शव को किसी तरह तीसरी मंजिल से घसीटकर ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचाया। ग्राउंड फ्लोर का गेस्ट रूम अक्सर खाली रहता था। उसने उस रात के सबसे बड़े और खौफनाक राज को ग्राउंड फ्लोर के उसी कमरे में पहुंचाया और बाहर से ताला जड़ दिया। अगली सुबह जब पूरी दुनिया अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो रही थी, अक्षत अपने मोबाइल पर इंटरनेट खंगालने में लगा था। वो सर्च कर रहा था कि इस खौफनाक सच को दुनिया की नजरों से कैसे ओझल किया जाए, लाश को कैसे हमेशा के लिए गायब किया जाए। उसने क्राइम वेब सीरीज देखी ताकि वह पुलिस की नजरों से बचने के पैंतरे सीख सके। इसके बाद उसने ऑनलाइन डिलीवरी ऐप के जरिए सबूत मिटाने के कुछ ऐसे सामान मंगवाए जो किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी थे। बाजार से वह एक बड़ा सा नीला प्लास्टिक का ड्रम खरीद कर लाया। इतना ही नहीं, उसने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले काम को अंजाम देने के लिए कुछ और सामग्री भी जुटाई। अब शुरू हुआ उस आलीशान कोठी के भीतर का सबसे खौफनाक खेल। अक्षत उसी ग्राउंड फ्लोर के कमरे में दाखिल हुआ। उसने सबूत मिटाने के लिए वह डरावना रास्ता इख्तियार किया जिसकी कल्पना मात्र से बदन में सिहरन दौड़ जाए। आप सोच कर देखिए, एक बंद कमरे में एक बेटा अपने ही बाप के वजूद को हमेशा के लिए मिटाने की हर हद पार कर रहा है। उस कमरे का सन्नाटा इस जघन्य अपराध का गवाह बन रहा था, लेकिन उस दरिंदे के माथे पर कोई शिकन तक नहीं थी। किसी को शक ना हो इसके लिए उसने रजाई और चादर का सहारा लिया। जो भी वहां था उसे पूरी तरह से छिपाकर उस नीले ड्रम के भीतर उसने एक ऐसा राज दफन कर दिया जिसे सोचकर ही रूह कांप उठे, और फिर उन केमिकल्स और चीजों का इस्तेमाल किया ताकि इंसानियत का यह सबसे घिनौना राज उसी बंद कमरे में हमेशा के लिए दफन हो जाए। मगर इस पूरी वारदात का सबसे दिल दहला देने वाला पहलू वो था जो अक्षत ने इसके तुरंत बाद किया। इस रूह कंपा देने वाले कांड को अंजाम देने के बाद जब वो इस खौफनाक जुर्म को पूरा कर चुका था, उसे अचानक भूख लगने लगी। वह सीधे पहले फ्लोर पर अपनी चाची के पास गया और बहुत ही मासूमियत से बोला, चाची, आज बहुत जोर की भूख लगी है। आज कुछ बढ़िया खाने का मन कर रहा है। आप प्लीज आज चिकन और पनीर बना दो ना। चाची को क्या इल्म था कि जिस भतीजे के लिए वह इतने प्यार से चिकन और पनीर पका रही है, वह अभी अभी अपने ही बाप के साथ क्या सलूक करके आ रहा है। अक्षत ने बड़े मजे से वह खाना खाया, अपनी बहन को बातों में उलझाकर कॉलेज इम्तिहान देने के लिए भेज दिया और खुद बड़े आराम से सो गया। ये कोई फिल्मी दृश्य नहीं था, यह एक जीती जागती खौफनाक हकीकत थी जो उसी घर की चार दीवारी में घट रही थी। अगले कुछ दिनों तक अक्षत उस रात के खौफनाक रात से जुड़ी उन सभी संदिग्ध वस्तुओं को पॉलीथिन में पैक करके अपनी गाड़ी में रखता और अरोसा भरोसा नाम की एक सुनसान जगह पर ले जाकर नदी के किनारे ठिकाने लगाता रहा। उसने अपने पिता के तीनों मोबाइल फोन भी वहीं ले जाकर बंद किए और नदी में फेंक दिए ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। 21 फरवरी को अक्षत के चाचा, जो पुलिस में तैनात थे, अपनी छुट्टी बिताकर वापस घर लौटे। जब उन्होंने मानवेंद्र के बारे में पूछताछ की तो अक्षत ने बड़ी ही सफाई से झूठ गढ़ दिया कि पापा 20 तारीख की सुबह 6 बजे ही किसी जरूरी काम से दिल्ली निकल गए थे। चाचा को थोड़ा संदेह हुआ क्योंकि मानवेंद्र के तीनों फोन लगातार स्विच ऑन ऑफ आ रहे थे। जब 22 फरवरी तक मानवेंद्र का कोई अता पता नहीं चला तो खुद अक्षत और उसके चाचा थाने पहुंचे और गुमशुदगी की कंप्लेंट दर्ज करवाई। अक्षत ने चालाकी की हर हद पार कर दी थी। पुलिस की तहकीकात से बचने और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए उसने अपने पड़ोसियों और दोस्तों को मिलाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा फाइंडिंग पापा। वह उस ग्रुप में लगातार मैसेज डालता रहा कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, हमें खुद अपने पापा की तलाश करनी होगी। लेकिन कहते हैं ना कि मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो,
पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। जब लखनऊ पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल केस की तफ्तीश शुरू की तो सबसे पहले उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। फुटेज में साफ नजर आया कि मानवेंद्र 19 तारीख की रात 1:30 बजे अपनी कार से घर के अंदर तो दाखिल हुए, लेकिन उसके बाद वह कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। इसके बाद पुलिस ने अक्षत और उसके पिता की मोबाइल लोकेशन निकलवाई। कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। जिस समय मानवेंद्र का फोन स्विच ऑफ हुआ था, ठीक उसी वक्त और उसी जगह पर अक्षत की लोकेशन भी ट्रेस हो रही थी। पुलिस को अब पूरा यकीन हो चला था कि कातिल कोई बाहर का शख्स नहीं बल्कि घर के अंदर का ही भेदी है। पुलिस ने अक्षत को हिरासत में लेकर जब कढ़ाई से पूछताछ शुरू की तो उसकी सारी हेकड़ी हवा हो गई। जो लड़का अब तक एक परफेक्ट झूठी कहानी बुन रहा था, वो पुलिस के तीखे सवालों के आगे टूट गया। अक्षत ने सबसे पहले अपने अंकल को बुलवाया और रोते हुए एक और मनगढ़ंत कहानी सुनाने की कोशिश की। उसने कहा कि पापा गहरे डिप्रेशन में थे और उन्होंने खुदकुशी जैसा खौफनाक कदम उठा लिया है और मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था, इसलिए सब कुछ ठिकाने लगा दिया। लेकिन पुलिस ये बात मानने को कतई राजी नहीं थी कि कोई खुद की जान लेने के बाद अपने ही सारे सबूतों को इस तरह से कैसे गायब कर सकता है। आखिरकार जब पुलिस ने अपनी जांच का शिकंजा कसा और ज्यादा सख्ती बरती तो अक्षत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 3 फरवरी 2026 की सुबह पुलिस अक्षत को हथकड़ियां पहनाकर उसी बंगले में वापस लेकर आई। जब पुलिस टीम ग्राउंड फ्लोर के उस कमरे में दाखिल हुई तो वहां का नजारा देखकर अच्छे पुलिस वालों के पसीने छूट गए। वहां वो नीला ड्रम मौजूद था जिसके अंदर एक पिता का शव उस खौफनाक साजिश की गवाही दे रहा था। मौके से इस पूरी खौफनाक वारदात से जुड़े वह सभी अहम सबूत, कुछ संदिग्ध सामान और एक बहुत अहम सुराग बरामद हुआ। जैसे ही यह भयंकर खबर बाहर आई, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जो रिश्तेदार और पड़ोसी अब तक मानवेंद्र की तलाश में जुटे थे, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। किसी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़का उनके साथ बैठकर चाय पी रहा था, व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर रहा था, उसी ने अपने पिता के साथ ऐसा खौफनाक सुलूक किया था। कोठी में रहने वाले किराएदार फौरन घर खाली करके भाग खड़े हुए। अक्षत की बहन, जो इस पूरे खौफनाक मंजर की चश्मदीद गवाह थी और खौफ के मारे खामोश थी, उसे पुलिस सुरक्षा घेरे में लिया गया। मानवेंद्र का जो भी अवशेष बचा था उसे बैकुंठ धाम श्मशान घाट ले जाया गया, जहां उनके भतीजे ने उन्हें मुखाग्नि दी। एक करोड़पति व्यापारी जिसने अपनी पूरी उम्र अपने बच्चों के लिए खपा दी, उसका अंत एक नीले ड्रम के अंदर हुआ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको यह सोचने पर विवश करना है कि हमारा समाज आज किस ओर जा रहा है। दौलत का लालच, जायदाद की भूख और रिश्तों में बढ़ती दूरियां इंसान को किस हद तक अंधा बना सकती हैं, यह वाकया उसका जीता जागता सबूत है। क्या एक पिता का सख्त रवैया इतनी बड़ी वजह बन सकता है कि एक बेटा इतनी खौफनाक साजिश रच डाले? आज वह खौफनाक नीला ड्रम महज एक प्लास्टिक का डिब्बा नहीं है, बल्कि वह प्रतीक है उस संवेदनहीनता और शातिरपन का जो आज हमारे ही घरों में सेंध मार चुका है। अगर आपको यह दास्तान पसंद आई हो और इसने आपको अंदर तक झकझोर कर रख दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल दहला देने वाले सच्चे मामलों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें कि आखिर इस पूरी घटना का असली मुजरिम कौन था, वो लालच, वो दबाव या फिर कुछ और। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो।